आदाब, मैं मीनाक्षी शोरान हाजिर हूँ हिंदुस्तान की सोशो कल्चरल और एनवायरमेंटल इश्यूज पर खास प्रोग्राम लेकर। ये है इंडिया। हमारे आज के प्रोग्राम में बात करेंगे भारत के $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने की राह में कंट्रीब्यूट करने वाले सेक्टर्स की। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने संसद में इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 पेश करते हुए यकीन जाहिर किया था कि जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस के बावजूद भारत की इकोनॉमी मजबूत और स्टेबल बनी हुई है। और इसी साल जनवरी में फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कहा कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की वजह से अगले 3 साल में जीडीपी के साथ भारत $5,000 अरब के साथ दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने की उम्मीद में है। अब हमारे लिए एक कंसर्न सिटीजन के तौर पर जानना और समझना ज़रूरी है कि हमारी इकोनॉमी को $5,000 अरब की इकोनॉमी बनने में कौन कौन से सेक्टर्स हैं जो कि मदद पहुंचा रहे हैं। इसी को समझने के लिए हमने अपने स्टूडियो में इनवाइट किया है 3 खास मेहमानों को। हमारे साथ जामिया मिलिया इस्लामिया में इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर शाहिद अहमद जी हैं। वेलकम टू द स्टूडियो सर। दिल्ली यूनिवर्सिटी के इकोनॉमिक्स में फॉर्मर प्रोफेसर विजय कुमार कौल जी हैं। सर वेलकम टू द स्टूडियो। और ICRIER में प्रोफेसर अर्पिता मुखर्जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। वेलकम टू द स्टूडियो मैम। तो शुरुआत भी मैं अर्पिता जी आप ही से करना चाहती हूँ, बिकॉज ये अपने आप में बहुत अहम है कि हम बात कर रहे हैं $5,000 अरब की। जो हमारा व्यूअर है वो ये देख रहा होगा कि इसमें कितनी ज़ीरो लगाई जाएं कि हम इतनी बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहे हैं। एंड इट इज़ नॉट ओनली अ फीलिंग, ये फैक्ट की बात है, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि कुछ सिलसिलेवार इस तरह की जानकारियां हम तक हैं कि जिससे कि इस बात को बहुत ज़्यादा मजबूती के साथ कहा जा सकता है कि हम बहुत बड़ी इकोनॉमी नंबर 3 पर हमारी इकोनॉमी हो जाएगी। आप इसको कैसे डिस्क्राइब करती हैं? देखिए, हमारा ऑलरेडी हमने यूके को क्रॉस करके नंबर 4 पे आ गए हैं और हमारा ग्रोथ रेट काफ़ी हाई है। अगर आप वर्ल्ड की ग्रोथ रेट से देखिएगा तो वर्ल्ड का जो ग्रोथ रेट हो रहा है एवरेज, उसकी हमारी डबल ग्रोथ रेट हो रही है। सो हम ऐसे अच्छे कर रहे हैं। और ये जो टारगेट है 5 ट्रिलियन का, ये ऐसा नामुमकिन नहीं है जब इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है। और अगर हम लोगों को छोटे छोटे चीज़ों पे ध्यान दें कि हम जॉब्स को कैसे क्रिएट करें, क्योंकि हमारे पास बहुत लोग हैं तो इनको जॉब मार्केट को स्टेबिलिटी लाना है। अगर हम एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, जो कि हमारा काफ़ी सब्सटेंशियल पार्ट है, इसको स्टेबिलिटी ला सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग को थोड़ा डाइवर्सिफाई कर सकते हैं और सर्विसेज को थोड़ा डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। कुछ सर्विसेज में हम ग्लोबल लीडर्स हैं, जैसे ITS सर्विसेज में हम ग्लोबल लीडर ऑलरेडी है, मगर हमें कुछ और सर्विसेज में भी ग्लोबल लीडर हम बन सकते हैं, जैसे हेल्थ केयर, एजुकेशन। ये सब चीज़ों को अगर हम मुद्दे नज़र रखें और एक टोटल विजन प्लान की ओर से देखें कि कैसे हम एक ग्लोबल नॉलेज इकोनॉमी बन पाए, क्योंकि हमारे पास काफ़ी अच्छा यूथ पॉपुलेशन है, और कैसे हम टेक्नोलॉजी को लिवरेज कर सके, तो ये नामुमकिन नहीं है, टारगेट मुमकिन है। जी, ये तो बहुत अच्छी बात है कि टारगेट नामुमकिन नहीं है। और आपने बताया भी कि क्यों ये नामुमकिन नहीं है, और हमने ऑलरेडी हम नंबर 4 पर हैं भी। सो हम एक स्टेप अहेड हम जाएंगे तो नंबर 3 की हम इकोनॉमी बन जाएंगे। प्रोफेसर कौल साहब, आपसे भी मैं जानना चाहूँगी कि मेजर्स जो हैं वो अभी क्या हैं जो इस तरफ ख़ास तौर से उस बात को पुख्ता करते हैं कि हम नंबर 3 लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने जा रहे हैं। इसमें मेरे विचार में सबसे बड़ा जो पॉजिटिव फैक्टर है वो गवर्नेंस सिस्टम है। जो गवर्नेंस सिस्टम जो है, जो पॉलिसी जो हम बना रहे हैं, इकोनॉमिक पॉलिसी, इवन सोशल पॉलिसी और इकोनॉमिक पॉलिसी को जिस तरह से जो गवर्नमेंट उसको हैंडल कर रही है, तो वो मुझको लगता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके साथ साथ जो अर्पिता जी ने भी कहा कि नॉलेज इकोनॉमी का है, तो हमारे यहाँ पर भी जो है, क्योंकि हर तरह की एक्टिविटीज़ हैं, इवन इकोनॉमी जो है फॉर्मल भी है, इनफॉर्मल भी है, जो है आपका जो कॉर्पोरेट सेक्टर्स भी है। एक और जो थोड़ा सा पुश करने की जरूरत है कि क्वालिटी को इम्प्रूव करना ऑल अराउंड। तो क्वालिटी इम्प्रूव करने के लिए उसके लिए एजुकेशन और स्किल सेट जो है ना वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो मुझको लगता है कि एक जो एजुकेशन के ऊपर जो फोकस है, किस तरह से हम अक्रॉस द डिफरेंट सेक्टर्स, डिफरेंट एरियाज हम जो है स्किल्स को इंक्रीज़ करें, स्किल की क्वालिटी को इंक्रीज़ करें, तो ऑटोमेटिकली चाहे ये आपका जो एग्रीकल्चर सेक्टर्स है, रूरल एरियाज़ है, वहाँ पर भी इन चीज़ें इंप्रूव होनी शुरू हो जाएंगी। इसी तरह से जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी है, इसी तरह से सर्विस सेक्टर्स में भी है। ऑटोमेटिकली एक थोड़ा सा बिग पुश मिल जाएगा, और वो जो हर जगह पर जब
इकोनॉमी के अंदर जो है क्वालिटी इंप्रूव होनी चली जाएगी, तो वो इनोवेशन भी होगा, जॉब्स वेजेस भी बढ़ेंगे, तो इकोनॉमी भी ग्रो करती चली जाएगी। तो मुझको लगता है हम उसी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो इसको थोड़ा और भी जो है जिस तरह से देखा जा रहा है, हालांकि हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप ये सब इस चीज़ों को देख रही है, इसको और पुश करने की जरूरत है और मोमेंटम बनाए रखने की जरूरत है। प्रोफेसर, शायद क्योंकि हम कह रहे हैं कि अगले 3 साल में हम 5 अरब डॉलर की इकोनॉमी हो जाएंगे। ये जो हमारे फैक्टर्स, जो हमारे दो जो गेस्ट हैं उन्होंने बताया कुछ फैक्टर्स जिनके ऊपर के हम काम कर रहे हैं, लेकिन इज़ देयर एनी सॉर्ट ऑफ कंपटीशन, और या फिर हम जो अभी बड़ी इकोनॉमी है, जो हमसे बड़ी इकोनॉमी है, वो नंबर 1 और नंबर 2 की इकोनॉमी कैसे बने हैं, और जो स्टेप बाय स्टेप अगर हम देखें, सो आर वी ऑन राइट ट्रैक? आदाब। इंडिया की इकोनॉमी का 5 ट्रिलियन बनना तो इनेविटेबल है और बहुत मुमकिन है, और बिल्कुल 3 साल नहीं, मुझे लगता है उससे पहले ही हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी टारगेट अटेंड कर लेंगे जी। क्योंकि जो हमारा ग्रोथ रेट है वो ऑलरेडी 6.8% है और रियल टर्म में, और नॉमिनल टर्म में अगर हम इसको 5% और 4% इन्फ्लेशन के देखें तो 11% के आसपास ग्रोथ रेट आता है। और इस वक्त जो हमारा जीडीपी का 2024 में एक्सपेक्टेड है वो 3.9 ट्रिलियन के आसपास हम अटेंड कर लेंगे। तो उस ग्रोथ रेट पे हमारा 5 ट्रिलियन तो बहुत ही आसानी से अटेंड कर पाएंगे और जल्दी ही कर पाएंगे। जहाँ तक सेक्टर्स की बात है तो इंडिया के हर सेक्टर का पोटेंशियल अभी बहुत अनयूटिलाइज्ड है, जिसको अभी अगर यूटिलाइज किया जाए तो हमारा पोटेंशियल 5 ट्रिलियन नहीं, हमें जैसे अगर देखा जाए तो पिछले 10 साल पहले इंडिया का जो जीडीपी था वो 1.9 ट्रिलियन था 10 साल पहले, और अब आज की तारीख में वो 3.9 ट्रिलियन है बाय 2024। जस्ट डबल हो गया है हमारा जीडीपी। तो अब हम अगले 5 साल में, मुझे उम्मीद है कि अगर हम ये फिर डबल हो जाएंगे, इसका मतलब है कि 3.9 को हम डबल करें तो वी विल बी बाय 2030, तो हमारा टारगेट 7 to 8 ट्रिलियन के आसपास हम 2030 जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है वो बिल्कुल अटेनेबल है, और हम बिल्कुल राइट ट्रैक पर हैं। जहाँ तक हमारा सेक्टोरल कंपोजिशन है, ऑब्वियसली कि हमें सर्विस सेक्टर हमारा जो 54% कंट्रीब्यूट करता है इंडिया के जीडीपी में, और जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है जो 28% कंट्रीब्यूट करता है, एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा 18% कंट्रीब्यूट करता है। हमें सर्विसेज सेक्टर के साथ साथ जो गवर्नमेंट का एम्फेसिस है, जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाना, मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया, और डिफरेंट स्कीम हैं जिसके लिए अभी प्राइम मिनिस्टर का स्कीम चल रही है, स्किलिंग इंडिया, एंटरप्रेन्योरशिप स्कीम, तो उससे हमारा ग्रोथ रेट बूस्ट होगा। और हम अगर इस ग्रोथ रेट को भी सस्टेन कर पाते हैं तो ये सर्टेनली हम 5 ट्रिलियन और 7 ट्रिलियन जो सरकार हमारी कह रही है कि 2027 2030 तक जो टारगेट्स हैं वो अचीवेबल हैं और आसानी से अटेंड किए जा सकते हैं। जी जी, तो चलिए हम सेक्टर्स के बारे में भी बात करेंगे कि किस सेक्टर का किस तरीके से कंट्रीब्यूशन हम देखेंगे, लेकिन अर्पिता जी उससे पहले एक जो कंट्रीब्यूशन, क्योंकि एक हर आम शहरी का, हर सिटीज़न का भी है, वो कैसे समझे कि जब हम नंबर 3 की इकोनॉमी हो जाएंगे, या जैसे सर ने कहा अभी कि 2030 तक हम 5 ट्रिलियन छोड़िए, हम 7-8 ट्रिलियन इकोनॉमी, वहाँ तक की हम इकोनॉमी हो जाएंगे, तो एक आम शहरी के जीवन में क्या बदलेगा, हमारे लिए क्या क्या अच्छा हो जाएगा, क्या हम बेहतर देखेंगे और उसको जिएंगे हम, उस लिहाज से थोड़ा सा बताइए हमारे व्यूवर्स को। देखिए, हर देश में जो लोग होते हैं वो 3-4 चीज़ों की एक्सपेक्टेशन रखते हैं। एक होता है कि मेरा फाइनेंस और बिजनेस कितना स्मूथली चल रहा है। जैसे मानिए हर कोई को अगर आप देखिएगा वो पेटीएम का और ये जो आपका यूपीआई का जो बेनिफिट्स है इसके बारे में बोलेगा। अगर आप किसी का सर्वे करेंगे तो वो बोलेगा कि हाँ, ये ऑनलाइन सिस्टम से मेरा फ़ायदा हुआ है, क्योंकि मैं एक गरीब भी इतना कैश कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। सेकेंडली, अगर आप इंसेंटिव्स का अगर देखिएगा, आपके बैंक में अगर इंसेंटिव आ रहा है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम है, तो जो किसानों को फ़ायदा हुआ है वही अभी आपको लेके जाके एमएसएमईज को करना है। और एमएसएमईज को अगर आप ग्लोबल वैल्यू चेन में ला सकते हैं
तो आप एक बहुत बड़ी हिस्से का बिजनेस को आप देख सकते हैं, तो उसमें भी एक आपको सोचना पड़ेगा। फिर एक आम जनता के हिसाब से मैं बोलूँगी कि अच्छा पोल्यूशन कम हो, हाँ दिल्ली के जनता है हम लोग, पोल्यूशन कम हो, मेरी एयर क्वालिटी अच्छा हो, मैं ट्रैवल अच्छे से करूँ। सो आपकी कनेक्टिविटी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होती है। काफ़ी सारे रेल प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, एयर कनेक्टिविटीज़ बढ़ रहे हैं। कनेक्टिविटी एंड अफोर्डेबिलिटी ऑफ द सर्विस, अगर इकोनॉमिक ग्रोथ हो और इन्फ्लेशन हो तो आपके आए दिन में सबसे ज़्यादा मुद्दा ये होता है कि पोटैटो का क्या प्राइस हुआ, टोमेटो का क्या प्राइस हुआ। तो आम जनता के लिए मेरे खाने पीने का क्या खर्चा हुआ, आम जनता के लिए मेरे को खाना पीना, कपड़ा, बच्चों का स्कूल, हेल्थ केयर, ये जो चीज़ें हैं ये अगर टेकन केयर हो। और डेवलप कंट्री और डेवलपिंग कंट्री में फ़र्क वहीं पे है कि डेवलप कंट्री में आपका एक बेसिक हेल्थ केयर इज़ टेकन केयर ऑफ, और उसमें आप एक बेसिक एजुकेशन, बेसिक हेल्थ केयर क्वालिटी का आपको मिलेगा, खर्चा नहीं है। हमारे देश में वो वाले खर्चा ज़्यादा है। हमारे देश में प्राइमरी एजुकेशन का कभी खर्चा ज़्यादा होता है, कॉलेज एजुकेशन का कम हो जाता है अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में जाओ तो। ये जो मिसमैचेस है इसको अगर हम एड्रेस कर पाए तो आम जनता इसकी बेनिफिट को फील करेंगे। जी जी। प्रोफेसर कौल, आपसे मैं स्ट्रक्चरल वाइज थोड़ा जानना चाहती हूँ कि स्ट्रक्चरल जो रिफॉर्म्स हैं वो कितने इम्पॉर्टेंट हैं इस एंड तक पहुँचने के लिए। और अगर हम मान लीजिए कि हम तो ये तो मान ही रहे हैं कि हम उस लेवल तक तो हम उस बेंचमार्क को तो पार कर ही रहे हैं, उसके अहेड भी हम जा रहे हैं, और यू नेवर नो कि हम नंबर 2 की इकॉनमी, और फिर हम तो कह ही रहे हैं कि 2047 में विकसित भारत का जो सपना है वो पूर्णतः पूरा होगा। लेकिन स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के बारे में आपसे मैं जानना चाहती हूँ कि कौन कौन से जो सेक्टर्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं इस टारगेट को अचीव करने में। इसमें एक तो मैंने अभी जो कहा कि क्वालिटी वाला कॉन्सर्न जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है, कि क्वालिटी के लिए जो एजुकेशन और स्किल्स ट्रेनिंग जो है जो प्रोवाइड करना अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर। इवन जैसे हमारे यहाँ पर हम जो इकोनॉमी की बात करते हैं कि इनफॉर्मल और फॉर्मल की बात करते हैं, इनफॉर्मल को भी अपग्रेड किया क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर एम्प्लॉयड इन अपने इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर काफ़ी लोग हैं, एसएमईज और जो है ये सब उसी एरियाज़ में हैं। तो उसके भी उसको जो है एक कंसर्न आता है कि उनको फॉर्मलाइज करना है। फॉर्मलाइज करने के बाद अगर उनके स्किल सेट को इम्प्रूव किया जाए तो वो जो एजुकेशन प्रोवाइड की जाए तो एक क्वालिटी जो इम्प्रूव होगी वो उसका इफेक्ट जब पूरे इकोनॉमी वाइड होगा तो वो क्वालिटी वाला इशू है। इसी तरह से एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर भी रिफॉर्म की काफ़ी ज़रूरत है। कई तरह के अटैम्प्ट गवर्नमेंट ने किए जो कि उसको करने के लिए काफ़ी जो आप प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको जो है इंट्रा जो डिफरेंट स्टेट्स के अंदर भी ट्रेडिंग अलाउ करें, उनको एनकरेज करें वो एक्सपोर्ट करने के लिए भी। उससे रिलेटेड कई तरह के जो मेजर्स हैं जो गवर्नमेंट चाहती है करने के लिए, तो वो उसमें थोड़ा सा वो कई पेंडिंग हैं, कुछ किए जा रहे हैं। इसी तरह से मैन्युफैक्चरिंग में तो बहुत सारा है, मैन्युफैक्चरिंग तो काफ़ी क्रिटिकल है हमारे। इवन जो जॉब जो डिसेंट जो एम्प्लॉयमेंट की जो इशू है हमारे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है, उसके लिए आपका जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर भी कई तरह के जो रिफॉर्म्स जो है वो एक्सपेक्टेड हैं। अब गवर्नमेंट ये भी कर रही है, जैसे कि अभी इन्होंने जो PLI वगैरह स्कीम शुरू की, तो इस तरह से जो गैप बेसिकली फिल किया गया, जो चीज़ें हम इंपोर्ट कर रहे थे किस तरह से उनको हम यहाँ पर ला सकते हैं, उसका जो इवन जो प्लांट साइज़ भी है वो जो है कम्पिटिटिव साइज़ भी बनाया जाए। कम्पिटिटिव एडवांटेज जो है किस तरह से हम गेन कर सकते हैं उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर भी जो है इस तरह से काफ़ी स्कोप है जो कि वो जो गवर्नमेंट कर रही है। एक सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है, क्योंकि ये एक डिजिटलाइजेशन वाला और ग्रीन इकोनॉमी वाला जो कॉन्सेप्ट चल रहा है कि हम डीकार्बनाइजेशन भी करना चाहते हैं, जो ग्रोथ चाहते हैं, जो एक्सपेंशन चाहते हैं वो कार्बन इंटेंसिव ना हो, और साथ साथ जो है डिजिटलाइजेशन के थ्रू हम जो है मोर एफिशिएंसी इंप्रूव कर सकें। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम शुरू की हुई हैं। जी जी। तो ये सारा का सारा ये अक्रॉस सेक्टर्स है, सिर्फ यही नहीं मैन्युफैक्चरिंग के लिए, ये एग्रीकल्चर के लिए भी इंपॉर्टेंट है, इसी तरह से सर्विस सेक्टर के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो गवर्नमेंट काफ़ी स्कीम गवर्नमेंट ने शुरू की हैं जिससे कि ये जो डिजिटलाइजेशन करके हम एफिशिएंसी को इम्प्रूव करें, कुछ जहाँ क्वालिटी में गैप्स है उस गैप को फिल करें और जो प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करें। सर्विस सेक्टर्स में भी बहुत सारी चेंजेस आ रहे हैं। सर्विस जो है बेसिकली जो अगर देखेंगे थोड़ा सा जो रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इज बिकमिंग वेरी क्रिटिकल। With the help of technology we can improve the quality of this, we can generate new opportunities also। और इससे कई तरह की जो इवन जो
अपना गवर्नमेंट सर्विसेज को प्रोवाइड करती है, पब्लिक गुड्स को प्रोवाइड करती है, इस तरह से पब्लिक वेलफेयर की स्कीम्स हैं, उसके अंदर भी ये सारा चीज़ें जो टेक्नोलॉजी का रोल जो है इज़ बिकमिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मुझे लगता है कि वो अक्रॉस सेक्टर में जो कुछ चीज़ें हो रही हैं रिफॉर्म्स, कुछ और रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। टेक्नोलॉजी का रोल इज़ बिकमिंग वेरी क्रिटिकल अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स। जी जी। और अलावा इसके प्रोफेसर शायद आपसे जो मैं समझना चाहती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ अलग अलग जो सेक्टर्स हैं, जैसे पब्लिक पार्टनरशिप भी है और प्राइवेट पीपीपी मॉडल भी है, जिसमें गवर्नमेंट सेक्टर अलग से है, अकेला जो प्राइवेट सेक्टर है वो भी है। तो एक तो इनका क्या कोलैबोरेशन जो है वो ठीक से हो रहा है, अलावा इसके जो एंगेजमेंट है या फिर उसमें एफडीआई है या डिसइन्वेस्टमेंट है या कोई इन्वेस्टमेंट है, उन सब चीज़ों को लेकर एक ठीक से एक तैयार होना चाहिए उस तरह का मॉड्यूल जिसको कि जो कि बेनिफिट देगा पूरे के पूरे इस ग्रोथ में हमको। उस लिहाज से अगर मैं आपसे जानकारी चाहूँ तो ये कोलैबोरेशन कितना बेहतर है अभी आज के दिन? देखिए, ग्रोथ इकोनॉमी का ब्रॉडली जो 3 बातों पे डिपेंड करता है। हमारा लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट क्या है, कैपिटल जो है हमारे पास सफिशिएंट अवेलेबल है या नहीं है, और एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजीज़ अवेलेबल हैं या नहीं है। जहाँ तक हमारे पास लेबर है, लेबर की तो कमी नहीं है, उसका सिर्फ इशू है कि उसको एप्रोप्रिएट स्किलिंग करना है, कि उसको सही तरह की ट्रेनिंग दी जाए और उसकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जाए। कैपिटल के लिए हमें प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन भी चाहिए, और नॉट ओनली डोमेस्टिक पार्टिसिपेशन भी चाहिए, फॉरेन पार्टिसिपेशन भी चाहिए। और हमारा कंट्री क्योंकि ग्रोइंग कंट्री है और हमारा अभी भी डेफिसिट इकोनॉमी है, तो हमें कैपिटल की ज़रूरत है। और कैपिटल हम सिर्फ डोमेस्टिक कैपिटल से हम डबल डिजिट ग्रोथ रेट अटेंड नहीं कर सकते, और जो ग्रोथ रेट हम अटेंड कर रहे हैं इस वक्त, हमारा जो इन्वेस्टमेंट रेट है इकोनॉमी का वो तो 31% के आसपास है जीडीपी का, और उसको हमें बढ़ाना होगा 40% के आसपास। तो जो इस वक्त जो कैपिटल आउटपुट रेशियो है इकोनॉमी का वो 4.5% के आसपास है। तो अगर उसको 4 भी मान लें, अगर हमें 10% ग्रोथ रेट अटेंड करना है तो हमें 40% के आसपास जीडीपी का इन्वेस्टमेंट रेट को लाना होगा। तो उसको हम डोमेस्टिक सेविंग से नहीं कर सकते। डोमेस्टिक सेविंग हमारी टोटल 30% और 28% के आसपास वेरी कर रही हैं। तो हमें प्राइवेट सेक्टर से इन्वेस्टमेंट में पार्टिसिपेशन चाहिए, साथ के साथ हमें बाहर से जो टेक्नोलॉजीज़ और इन्वेस्टर्स है उसकी भी रिक्वायरमेंट है। इसलिए हमारी इकोनॉमीज़ में जो पूरी लिबरलाइजेशन स्कीम है या इंडियन इकोनॉमी को ग्लोबल इकोनॉमी के साथ इंटीग्रेट करना है, और अपनी इकोनॉमीज़ में जैसे हमारा जो टैक्स रिफॉर्म का इशू है, जैसे कंपनीज़ हमने कॉरपोरेशन टैक्स को चेंज किया था, तो उसको सिमिलरिटी लाना है ताकि फॉरेन कंपनीज़ हमारे यहाँ आकर ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट करें। उसकी एक्चुअली हमें ज़रूरत है। हम 6% ग्रोथ रेट तो हम अटेंड कर सकते हैं 31% इन्वेस्टमेंट रेट पर, लेकिन हमें जितनी अर्ली हाई लेवल ऑफ ग्रोथ रेट अटेंड करना है तो हमें हाई इन्वेस्टमेंट रेट चाहिए, जो कि डोमेस्टिक सेविंग्स से ही नहीं जनरेट किया जा सकता, हमें बाहर से भी चाहिए। और सिर्फ गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट से नहीं हो सकता, प्राइवेट का सेक्टर का पार्टिसिपेशन भी चाहिए। अब इसमें जहाँ तक आपने कहा कि पब्लिक एंड प्राइवेट पार्टनरशिप, वो बहुत जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है, उसमें बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन देखा गया है, बहुत सारे जिसमें पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और उस सेक्टर का उसका डायमेंशन बहुत डीप है इकोनॉमी में, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर का जो मल्टीप्लायर इफेक्ट है इकोनॉमी में वो बहुत ज़्यादा है। इकोनॉमिक्स में हमारा जो मल्टीप्लायर वैल्यू है उसके 2.5 के आसपास है, 2.5। मतलब 1 रुपया खर्च करते हैं अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट पे, तो उससे 2.5 रुपये जनरेट होता है। तो ये जो सेक्टर जो हमारा बढ़ा है, इससे ये लॉजिस्टिक्स में हमारा इम्प्रूवमेंट होता है, टर्न अराउंड टाइम चेंज होता है। तो इस सेक्टर में पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर का जो पार्टिसिपेशन है वो काफ़ी इफेक्टिव है, और इसको हमें अपनी इंस्टीट्यूशंस को बहुत स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। एक तरफ तो ये है कि प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेट करे, लेकिन एक्सप्लॉइटेशन ना करे। ये ना हो कि भाई आपका जो हमारी इंस्टीट्यूशन इतनी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए कि कंज्यूमर जो एंड यूज़र हैं उसका एक्सप्लॉइटेशन नहीं होना चाहिए। तो साथ के साथ लिबरलाइजेशन
प्लस रेगुलेशन को स्ट्रेंथन करना, इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग करना, जैसे हमारा टेलीकॉम सेक्टर है वहाँ हमारा एक रेगुलेटरी मैकेनिज्म है, तो डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस को और स्ट्रेंथन करना हमारे ग्रोथ को फर्दर बूस्ट करेगा। लेकिन प्राइवेट सेक्टर का, फॉरेन कैपिटल का पार्टिसिपेशन नेसेसरी है टू अटेन डबल डिजिट ग्रोथ रेट इकोनॉमी में। जी जी। तो मैम, क्योंकि हम इंक्लूसिव ग्रोथ की एक तरीके से बात कर रहे हैं, तो आप इसमें क्या चीज़ें और ऐड ऑन करना चाहेंगे? क्योंकि जैसे हम लास्ट डेकेड भी देखें, क्योंकि इस रिजीम की हम बात कर रहे हैं, तो इस लास्ट डेकेड को हम देखें, इसमें हमने पेंडेमिक भी देखा, वो एक तरीके से हर्डल कई तरह की खड़ी कर सकता था, लेकिन बावजूद इसके भी जिस तरह के रिफॉर्म्स या जिस तरह से फंक्शनल चीज़ें की गई, तो कहीं ना कहीं जो एक बैरियर हो सकता था उसको हमने पार करने की कोशिश की। तो उस इंक्लूसिव ग्रोथ पॉलिसीज़ में अगर हम देखते हैं इस लास्ट डेकेड में या पिछले 5 साल में, क्योंकि शायद वही एक रोड मैप है जो हमको उस आगे वे फॉरवर्ड जो है रास्ता है वो दिखा रहा है, तो उसको आप कैसे डिफाइन करती हैं? देखिए, यूनाइटेड नेशन ने बहुत अच्छे तरह से 17 गोल्स को ले डाउन किया है, और ये 17 गोल्स का आप G20 के डिक्लेरेशन में भी देखिएगा कि डेवलप कंट्रीज़ भी ये 17 गोल को साथ साथ लेके चल के एक इंक्लूसिव ग्रोथ में स्ट्रगल कर रहे हैं। तो ये 17 गोल में ये क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं कि जो शाहिद ने कहा है उसी का एक दूसरा वर्जन से ये सेम चीज़ ही बोल रहे हैं कि होलिस्टिक एक डेवलपमेंट एंड ग्रोथ प्लान होना चाहिए, जो कि आपको 3-4 चीज़ों को एक साथ सोचना पड़ेगा। एक है कि आपका जीडीपी का ग्रोथ हो मगर कोई पीछे ना रह जाए, इसीलिए आपको जो पिछले वर्ग है जैसे एमएसएमईज हो, फार्मर्स हो, इसको आपको ग्रोथ के अंदर लगा है। ये नहीं कि 4-5 बंदे अच्छे कर ले बाकी सब रह जाए। दूसरी बात यह है कि जब आप एफडीआई लाओ, फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाओ, डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट लाओ, सस्टेनेबिलिटी पे ध्यान दो। और सस्टेनेबिलिटी, आप सिर्फ सस्टेनेबिलिटी का मेजर ऐसा नहीं होगा कि जॉब क्रिएट करो। जॉब आप कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब भी क्रिएट कर सकते हो, क्रिएट डिसेंट क्वालिटी जॉब, जो सर ने अभी आपको बताया। सो आपका जॉब क्रिएशन पे उस इंडिकेटर पे दिखना है कि डिसेंट जॉब क्रिएशन। जब आप एडुकेशन पे जा रहे हो, जब आप गरीब देश हो और पिछले वर्ग देश हो, आपका होता है लिटरेसी क्रिएट, बट फ्रॉम लिटरेसी क्रिएशन नाउ यू हैव टू गो फॉर गुड एडुकेशन, नॉलेज क्रिएशन। सो नॉलेज क्रिएशन एक स्टेप आगे होता है कि आप कैसे टेक्निकल ट्रेनिंग दोगे। सबको इंजीनियर नहीं बनना, मगर कोई टेक्निकल ट्रेनिंग, सुपरवाइजर बनने का, ऑटोमेटेड इंडस्ट्री में काम करने लायक, मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज करने लायक मैन पावर आपको क्रिएट करना पड़ेगा। उसके बाद जब आप आएंगे, जो मेन पॉइंट है हेल्थ को आपको न्यूट्रिशन को एग्रीकल्चर के साथ आपको लिंक करना पड़ेगा कि आप किस तरह के खाना उगा रहे हो और किस तरह के खाना खा रहे हो। कोविड में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले था फूड सिक्योरिटी, आज के डेट पे है न्यूट्रिशन सिक्योरिटी, कि आप ऐसा तो नहीं कर रहे हो कि खाने के लिए आपको कैंसर वगैरह अदर बीमारी हो रहा है, तो आप क्या खाओगे, कैसे लाइफस्टाइल करोगे। इसीलिए प्राइम मिनिस्टर ने लाइफ लॉन्च किया है कि आप होलिस्टिकली कैसे एक अच्छे रहोगे। इसमें आपका एनवायरनमेंट भी आ जाता है, क्योंकि अगर आपकी ग्रोथ में आपकी एनवायरमेंटल पोल्यूशन ज़्यादा हो जाए, उसकी इम्पैक्ट एडवर्स हो सकती है। इसीलिए इंडिया ने COP26 में जाके कमिटमेंट भी की, वी आर सीरियस अबाउट एनवायरनमेंट। तो अगर आप ये सारे चीज़ों को एक साथ लोगे तभी आपका ग्रोथ इंक्लूसिव होगा। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, लोग इंक्लूसिव ग्रोथ को डोमेस्टिक डेवलपमेंट सोचते हैं, वो नहीं है। जब ग्लोबल एनवायरनमेंट में आप सोच रहे हो, आपको ट्रेड के भी ज़रूरत है, सारे चीज़ें आप प्रोड्यूस नहीं कर सकते, और आपकी ग्लोबल वैल्यू लिंकेजेस बढ़ाने हैं। वैल्यू लिंकेजेस बढ़ाने के लिए, और ये निर्मला सीताराम मैडम जी ने भी बोला है कि आपको टैरिफ को भी रीलुक करना है। आप फाइनल प्रोडक्ट में बेशक टैरिफ रखो, मगर इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, रॉ मटेरियल जो आपकी मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ हो रहा है, उसको आपको कम करना पड़ेगा। और वैल्यू चेन में जाने के लिए ही हम लोग स्ट्रैटेजिक FTAs भी कर रहे हैं कि एक्सपोर्ट मार्केट से के साथ। तो यानी आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट एक वैल्यू चेन बनाना पड़ेगा ताकि आप ग्लोबल लिंकेजेस बढ़े।
इसका एक और एग्जाम्पल है जिस मुद्दे से हमने स्टार्ट किया था कि हमारा जो टॉप 2 देश है यूएस चाइना, दोनों के ग्रोथ अटक रहे हैं क्योंकि वो आपस में मारामारी कर रहे हैं। वो हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी ज़रूर है, मगर इस अपॉर्चुनिटी को सस्टेन करने के लिए हमें लाइक माइंडेड एफटीए पार्टनर्स बनाने पड़ेंगे, हमें वैल्यू चेन में अपना हिस्सा बड़ा करना पड़ेगा। राइट, तो यही इंक्लूसिव ग्रोथ होगी सर। क्योंकि हम सेक्टर्स की बात कर रहे हैं कौल साहब, वो आपसे मैं इसलिए भी जानना चाह रही हूँ क्योंकि अलग अलग सेक्टर की हिस्सेदारी कितनी है वो थोड़ा सा हमारे व्यूवर्स को समझ में आए। तो जैसे शिपिंग और लॉजिस्टिक है या गति शक्ति जिसका हम जिक्र करें, कोशिश, क्योंकि हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है और हमारे यहाँ अलग अलग जो स्टेट्स हैं वहाँ पे सरकारें भी अलग अलग होती ही हैं और वो एक तरीके से अच्छा ही है एक ग्रेट फाइबर के लिए, लेकिन उसमें कुछ चैलेंजेस भी हो सकते हैं। किसका डेफिसिट कितना हो रहा है, कहाँ पर क्या अड़चन हो सकती है, कहाँ पर क्या परेशानी है, तो फिर वो कैसे कोऑर्डिनेशन बनाया जाए। तो ये जो ओवरऑल एक अच्छा सा बुके बनाने की कोशिश है कि जिसमें सबका एक तरह से कंट्रीब्यूशन हो और फिर वो ग्रोथ में हमको उस तरह से आगे लेकर जाए। कैसे बताएंगे सर? ये आपका क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। असल में जो गवर्नमेंट का भी फोकस यही है कि अगर जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो वॉल्यूम 5 ट्रिलियन टू 7 टू 10 ट्रिलियन ये आएगा, बेसिकली फोकस करना पड़ेगा हमको स्टेट के ऊपर। तो कुछ स्टेट जो है आइडेंटिफाई किए गए हैं जिनकी कुछ कंपैरेटिव एडवांटेज है इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर। हर एक को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा किस तरह से वो अपनी कंपैरेटिव एडवांटेज जो है, जो रिसोर्सेज वहाँ पर अवेलेबल है, जो कैपेबिलिटीज़ वहाँ पर अवेलेबल है, उसको किस तरह से यूज़ करके वो एक स्टेट जो है, अगर हर स्टेट जो है 1 ट्रिलियन इकॉनमी बन जाए तो इंडिया तो बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकता है। और उसके लिए वो किस तरह से उसको किया जाए, तो वहाँ मैपिंग करनी पड़ेगी रिसोर्सेज की, कैपेबिलिटीज़ की, और कहाँ गैप कहाँ पर है, किस गैप को फिल किया जाए। तो यहाँ रोल गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी है, स्टेट गवर्नमेंट का भी है, तो दोनों को मिलकर करना पड़ेगा। तो मुझको लगता है कि प्रेजेंट लीडरशिप भी इस तरह से काफ़ी एनकरेज कर रही है। जैसे बाहर से भी जो डिफरेंट कंपनीज आ रही हैं वो जनरली वो प्रेफर करेंगे जहाँ पर उनको ऑलरेडी कुछ एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज़, कनेक्टिविटी है, जहाँ वैल्यू चेन का स्कोप फर्दर है। उसके साथ साथ जो और भी जैसे एग्रीकल्चर वाला, पंजाब वाला केस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यूपी को जिस तरह से एनकरेज किया जा रहा है कि ताकि वो 1 ट्रिलियन इकॉनमी बने, महाराष्ट्र 1 ट्रिलियन इकॉनमी बने। तो ये जो गवर्नमेंट का भी रोल इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट उस तरह को उसको बना भी रही है। गवर्नमेंट इस तरह से कुछ एफर्ट्स भी कर रही है, स्टेट लेवल पे भी एफर्ट्स हो रहे हैं कि किस तरह से हम जो है गैप्स को फिल कर सकते हैं, किस तरह से हम जो अपना टारगेट अगर फिक्स करें, अगर जो सेंटर का, जो इंडिया का टारगेट 5 ट्रिलियन टू 10 ट्रिलियन इकॉनमी का है, तो हमारा गोल क्या होगा, राइट, तो हम अपने गोल को किस तरह से अचीव करेंगे। तो उसके लिए वो एग्रीकल्चर, उसके लिए जो आप ट्रांसपोर्टेशन, आपने मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन की बात की, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि बेसिकली जितने हमारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इतना वाइड है, शिपिंग भी है, जो हाईवे भी है, रेलवेज भी है, तो इन सब को किस तरह से कनेक्ट किया जाए ताकि आपकी जो ट्रांजेक्शन कॉस्ट भी कम हो, टाइम कंस्ट्रेंट को भी कम किया जा सके, पोर्ट को भी जो है स्ट्रेंथन किया जा रहा है। तो जहाँ अभी आपने जो क्वेश्चन किया पीपीपी मॉडल का, तो यहाँ पर हम देखते हैं पीपीपी मॉडल जो है इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो पोर्ट में भी चल रहा है, इसी तरह हेल्थ में भी चल रहा है। तो यहाँ पर जो इकॉनमी, ये बेसिकली स्टेट के ऊपर ही डिपेंड करता है कि वो अपने रिसोर्सेज को किस तरह से एनहेंस कर सकती है, बढ़ा सकती है। उसके लिए अगर उसको जो है वो खुद इन्वेस्ट करे या प्राइवेट को इन्वेस्ट करे या पीपीपी मॉडल लाए, तो ये इस तरह का एक एफर्ट्स जो है हर एक लेवल पे चल रहा है। और ये बेसिकली ये भी बड़ा क्लियर है कि अगर हम 5 टू 10 ट्रिलियन इकॉनमी की बात करना चाहते हैं तो हर एक स्टेट को कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। स्टेट कैसे कंट्रीब्यूट करेगा, वो अपनी रिसोर्सेज को, कैपेबिलिटीज को देखेगा और कहाँ कहाँ गैप है उसको कैसे एनहांस किया जाए, किस तरह से एजुकेशन प्रोवाइड की जाए, कितना स्किल बढ़ाया जाए, किस तरह के कॉलेजेस, आईआईटीज वगैरह को जो इस्टेब्लिश किया जाए, किस तरह की इंडस्ट्री वहाँ पर जो इस्टेब्लिश हो सकती है उसको कैसे स्ट्रेंथन किया जाए। तो मुझको लगता है ये सारा का सारा कलेक्टिव एफर्ट्स है जो स्टेट और सेंटर दोनों को मिलकर करना पड़ेगा और वो कर रहे हैं। जी जी। प्रोफेसर शाह साहब, क्योंकि अब हमने एजुकेशन की, स्किल की और इन सब चीज़ों की बात की, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की, शिपिंग, लॉजिस्टिक की बात की, एक जो बड़ा फैक्टर है वो इफ़ेक्टिव जो क्रूड ऑयल मैनेजमेंट है। क्योंकि हमने अभी भी देखा कि अगर कहीं दूर दूसरे देशों में कुछ अगर अनरेस्ट है तो फिर उसका एक असर
एक तरीके से हमारी इकॉनमी पर अगर आता है तो वो कितना आता है, और अगर उससे हमको पार पाना है तो वो उस तरीके से क्या करना चाहिए। तो ये सब जो है, क्योंकि ये G20 है या और बाकी जो ग्लोबल समिट्स हैं उसमें हम जिस तरीके से गवर्नमेंट के तौर पर अपने आप को पेश करते हैं वो अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो उन सब चीज़ों को लेकर व्यूअर्स कैसे समझें कि ये जो छोटे छोटे मेजर्स हैं या फिर जो लॉन्ग टर्म और बड़े मेजर्स हैं, कैसे उनके लिए बेनिफिट आने वाले कुछ ही साल में, जो क्योंकि हम 2 से 3 साल के ही आगे की बात कर रहे हैं, उनको बेनिफिट देंगे। एनर्जी जो है वो एक क्रिटिकल इनपुट है फॉर इकोनॉमी के ग्रोथ के लिए, और क्योंकि इंडिया इंपोर्ट करता है फ्यूल मोस्टली, तो हमारे लिए जो भी मिडल ईस्ट में कोई क्राइसिस आता है तो हमारे लिए प्रॉब्लम होती है, और एनर्जी मैनेजमेंट एक बिग इशू है इकोनॉमी में। और हमें हमारा जो एस्टिमेट्स है इकोनॉमी को ग्रो करना है तो 7% एनर्जी कंजप्शन का रिक्वायरमेंट है पर एनम। जितना ऑलमोस्ट जीडीपी जिस रेट से बढ़ रहा है उतना ही एनर्जी का भी कंजप्शन रेट बढ़ रहा है, तो ये हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट को भी अफेक्ट करता है। ये तो एक इशू है, लेकिन अच्छी बात ये है कि जो इंडिया का एनर्जी की जो स्ट्रेटेजी है, और चाहे वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के तहत हो, चाहे हमें इन्वायरमेंट कॉन्शियसनेस कहिए कि 2070 के हमें नेट ज़ीरो होना है, तो उसमें जो इंडिया की जो स्ट्रेटेजी अडेप्ट की है कि रिन्यूएबल पर बहुत ज़्यादा एम्फेसिस किया जा रहा है, सोलर एनर्जी पे बहुत एम्फेसिस किया जा रहा है, हाइड्रोजन बेस्ड एनर्जी पे एम्फेसाइज किया जा रहा है। तो ये जो सब डाइवर्सिफिकेशन है एनर्जी रिसोर्सेज का, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि ऑयल जो है अभी शॉर्ट टर्म में तो एक क्रिटिकल इनपुट रहेगा, और ये कि इशू है जब भी मिडल ईस्ट या इस बेल्ट में जहाँ से हम एनर्जी इंपोर्ट करते हैं, ऑयल इंपोर्ट करते हैं, जब क्राइसिस होगा तो वो होगा। लेकिन हमारा एक अल्टरनेटिव सोर्स भी अच्छा ये हुआ है कि हमने रशिया एक अल्टरनेटिव सोर्स हमारा बन गया है, जो कि हमारा पहले नेटवर्क नहीं था। अब पहले हम ज़्यादातर इराक और सऊदी अरबिया यहाँ से हम मेजर हमारा इंपोर्टर थे। आज की तारीख में सबसे ज़्यादा जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं वो रशिया से कर रहे हैं, तो एक नया अल्टरनेटिव रूट भी ओपन हुआ है। और जो साथ के साथ हमारा जो टारगेट है कि 2070 तक नेट ज़ीरो होना है, और उसमें रिन्यूएबल एनर्जी का एम्फेसिस है। इस पे हमारी जो सारी स्ट्रेटेजियाँ, ऑटोमोबाइल सेक्टर शिफ्ट हो रहा है, बहुत सारी जो एनर्जी ओरिएंटेड सेक्टर हैं वो रिन्यूएबल एनर्जी पे आ रहे हैं। तो इससे ये होगा कि हमारा जो ग्रोथ अगर हम इस स्ट्रेटेजी को कंटिन्यू करते हैं, जैसे अभी प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि जहाँ भी पॉसिबल है हर घर पर सोलर पैनल लगाए जाएं, तो आपका ये जो स्ट्रेटेजी, अगर आप सोलर पैनल घरों पे लगाएंगे, डोमेस्टिक कंजप्शन पे वहाँ रिड्यूस होगा, तो आप इंडस्ट्री को अल्टरनेटिव सोर्स से एनर्जी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये स्ट्रेटेजी हमारे ग्रोथ को सस्टेन कर सकते हैं, इन्वायरमेंट को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और ये एक बड़ा चैलेंज तो है, इसलिए क्योंकि इंडिया को जितना चाइना ने और यूएस ने और अदर इकोनॉमीज़ ने जो ग्रोथ रेट अटेंड किया है, वो उन पे कभी ये प्रेशर नहीं रहा कि कार्बन रिडक्शन करना है या हमें डी कार्बन करना है। और डी कार्बन के साथ 7 to 10% ग्रोथ रेट सस्टेन करना, ये एक अपने आप में वर्ल्ड इकोनॉमी में एक मॉडल होगा कि जहाँ पर हम डी कार्बनाइजेशन कर रहे हैं और साथ के साथ हम 7% एंड अबोव ग्रोथ रेट सस्टेन कर पाते हैं। तो ये इसके लिए हमारी डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एनर्जी डिफरेंट सोर्सेज पे करना ही होगा, और वो स्ट्रेटेजी सरकार कर रही है, और मुझे उम्मीद है कि इसका फ़ायदा होगा। और हमारी डिपेंडेंस जो मिडल ईस्ट और गल्फ़ कंट्रीज़ पे है वो रिड्यूस होगी, ख़त्म तो नहीं होगी शॉर्ट रन में, लेकिन वो रिड्यूस होगी। और उसका, और वैसे भी हमारा दूसरी स्ट्रेटेजी ये है कि हमने यूएई के साथ तो हमारा एफटीए हो ही गया है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। गल्फ़ कंट्रीज़ के साथ हम एफटीए इन नेगोशिएशन में हैं, तो हमारा उनके साथ वैसे भी काफ़ी फ्रेंडली रिलेशन है गल्फ़ कंट्रीज़ के लिए, क्योंकि हमारे लिए वो कई मायने में इम्पोर्टेंट कंट्रीज़ हैं। तो मुझे उम्मीद ये है कि ऑयल वाला जो डिपेंडेंस है वो शॉर्ट रन में तो रहेगी, लेकिन डाइवर्सिफिकेशन से हम उसको सब्सटेंशियली रिड्यूस कर पाएंगे। जी। तो ग्रोथ रेट पे उतना कोई शॉर्ट टू मीडियम रन कोई ऐसा डेंजर नहीं है। वी विल बी एबल टू सस्टेन दिस ग्रोथ रेट। जी। अर्पिता मैम, और भी बहुत सारे सेक्टर्स होंगे जिसमें हमने ओवरकम करने की ज़रूरत है या हमने ऑलरेडी ओवरकम कर लिया है, वो कौन से सेक्टर्स हैं जिनमें जो एक टारगेट हमने रखा था उसको हमने अचीव कर लिया है और फिर वो अब एक तरीके से बेहतर तरह से कंट्रीब्यूट कर रहा है हमारे इस ग्रोथ में?
देखिए, जैसे नए कुछ सेक्टर्स में इंडिया ने रिसेंटली फोकस किया है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग। यानी इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में देखिए हमने काफ़ी तेज़ी से उसमें प्रोग्रेस किया है। तो हम जो नए सेक्टर्स में घुस रहे हैं उसमें हम काफ़ी अच्छे कर रहे हैं। अभी जो प्रॉब्लम जो हम फेस कर रहे हैं वो हमारा ट्रेडिशनल सेक्टर्स में है। मानिए टेक्सटाइल्स, एपरल्स, लेदर प्रोडक्ट्स, जिसमें हमारा काफ़ी अच्छा ग्लोबल प्रेजेंस था और जिसमें हम अभी कंपटीशन फेस कर रहे हैं वियतनाम, कंबोडिया, ये सब देशों से। ये सेक्टर्स पे हमको फोकस करना चाहिए कि हम कैसे अपनी ट्रेडिशनल सेक्टर्स को रिवाइव करें। अगर आप, हमारा एक और सेक्टर है जैसे एग्रो प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग में क्या होता था कि पहले हम काफ़ी लार्ज एग्रीकल्चरल एक्सपोर्टर है, मगर हमारा जो एक्सपोर्ट जा रहा है वो ज़्यादातर आपका रॉ या इंटरमीडिएट फॉर्म में जा रहा है। हमें जो कोशिश करना है कि हम वैल्यू ऐड कैसे देश में करें, और इसको प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट हमको वैल्यू ऐड सोचना पड़ेगा। क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि कंपनीज चाइना से काफ़ी डी रिस्किंग कर रहे हैं, मगर वो डी रिस्किंग के टाइम पे वो भारत में नहीं आ रहे हैं। और ऐसे जो अगर हम ट्रेडिशनल सेक्टर्स में उनको अट्रैक्ट कर पाए, और ट्रेडिशनल सेक्टर्स की मैन्युफैक्चरिंग स्टाइल भी बदल रहा है, ये टोटली अनस्किल्ड लेबर ओरिएंटेड नहीं रहा, और हम लोग इसको टोटली अनस्किल्ड लेबर ओरिएंटेड रख भी नहीं सकते। क्योंकि अगर आप रिसेंटली यूरोपियन यूनियन का डायरेक्टिव देखेंगे जिसमें उन्होंने सस्टेनेबिलिटी की बात की है और एनवायरमेंटल सोशल गवर्नेंस की बात की है, तो वो बड़े कंपनी को बोल रहे हैं कि अगर तुमने सही तरीके से अपने सप्लाई चेन में नहीं देखा, इवन टू द एंड ऑफ योर सप्लाई चेन, आपके ऊपर पेनल्टी होगा। तो अभी क्या होगा कि कंपनीज अपने सप्लाई चेन को मॉनिटर करने के लिए ट्रेसेबिलिटी और सिस्टम्स को पुट इन प्लेस करेंगे। हमारे जो सप्लायर्स हैं उनको भी उसको एडियर करना पड़ेगा। अगर हम नहीं एडियर करेंगे तो वो कहीं और चले जाएंगे, क्योंकि वो अपना तो पेनल्टी नहीं भरेंगे। तो इसीलिए हमारे लिए ज़रूरी है कि मार्केट कैसे बदल रहा है वो जानना, और मार्केट जैसे बदल रहा है उसमें हमें क्या करना चाहिए, और हमें उसको करने के लिए क्या चाहिए। क्या हमें टेक्नोलॉजी चाहिए, क्या हमें एफडीआई चाहिए, हमको क्या चाहिए। और इस मुद्दे पे जाके एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अभी हम अगर एफडीआई रेजीम को देखेंगे कि ये रेजीम कई जगह पे ऐसा है कि बिजनेस मॉडल पे रेस्ट्रिक्शन है, बट थॉट प्रोसेस पे नहीं है कि आप किस तरह के एफडीआई लाओगे, आप सस्टेनेबल टाइप के एफडीआई लाओगे। सो आपकी ये बिजनेस मॉडल की रेस्ट्रिक्शंस को हटा के, क्योंकि बिजनेस मॉडल अभी काफ़ी नए नए टाइप के आ रहे हैं, हमें नहीं मालूम था कि ऑनलाइन एडुकेशन हो सकता है, ऑनलाइन गाड़ी रिपेयर भी हो सकती है। तो अभी जब आपकी इंडस्ट्री बदल रही है, हमें अपनी बिजनेस मॉडल छोड़ के हमें थीम पे जाना चाहिए। जैसे एक थीम है कि एफडीआई शुड नॉट बी एंटी कॉम्पिटिटिव, टू प्रेडिटरी प्राइसिंग नहीं होना चाहिए, तो एंटी कॉम्पिटिटिव रेगुलेशन को आपको स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। सेकंड होगा कि आपकी जो सस्टेनेबिलिटी, क्वालिटी जॉब, सिर्फ आके जॉब बना रहे बात नहीं है, क्वालिटी जॉब्स होगी, क्वालिटी एम्प्लॉयमेंट होगी, जॉब सिक्योरिटी होगी। ये सब अगर हम एक साथ देखेंगे तो हम काफ़ी अच्छे जगह पे है। आई डोंट थिंक हमें कोई दिक्कत होगी 5 ट्रिलियन पहुंचने में। जी जी। प्रोफेसर कौल, जो आपसे मैं जानना चाहती हूँ इसी का थोड़ा सा एक्सटेंशन है, क्योंकि मैम ने कहा कि कुछ नए सेक्टर्स हैं जिनमें हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, और उसमें कुछ जो क्लीशे या हम ये कहें कि जो ट्रेडिशनल हैं उसमें भी हमने ग्रोथ देखी है। जैसे अगर हम टेक्नोलॉजी की ही बात करते हैं, हमने जहाँ से शुरू किया था वे एडवांस हम उस टेक्नोलॉजी की बात आज कर सकते हैं। स्पेस सेक्टर है, वी आर वन ऑफ द बेस्ट नेशन अगर हम स्पेस टेक्नोलॉजी और उस सब की हम बात करते हैं तो। अलावा इसके ग्रीन एनर्जी के ऊपर हमारा जिस तरह का काम अभी चल रहा है और जिस तरह से हम ग्रो कर रहे हैं, ये जो सब चीज़ें हैं ये किस तरीके से एक तरह का पुश देती हैं इन सब बाकी जो जिस इंफ्रास्ट्रक्चर या टेक्नोलॉजी या बाकी हम सब चीज़ों की बात कर रहे हैं। क्योंकि एक ड्रॉबैक ये भी होता था कि ब्रेन ड्रेन होता था, तो उस दिशा में भी क्या हम थोड़ा बहुत कुछ यू टर्न जैसा अगर ना भी कहें तो एक बैरियर जैसा क्या लगा पा रहे हैं, क्योंकि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम यंग नेशन हैं, लेकिन अगर यहाँ का यंग नेशन जो यूथ है वो यहीं रहता है तब तो वो हमारे काम का है। प्रोफेसर कौल,
इसमें मैं थोड़ा सा इसी से लिंक करते हुए, एक तो ये बिल्कुल क्लियर है कि हमारे इस समय प्रेजेंट मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ की कमी नहीं है। जनरली हम देखते हैं कि प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस प्लेंटी ऑफ चैलेंजेस है, उसी तरह से अपॉर्चुनिटीज़ भी है। तो उस अपॉर्चुनिटीज़ को किस तरह से आप जो है जो यूज़ कर सकते हैं अपने फेवर में, उसमें यहाँ पर लगता है वो जो टेक्नोलॉजी वाला, जैसे आपने जो कई डिफरेंट सेक्टर्स की बात की, हर एक सेक्टर के लेकर के चला जाए तो वो एक जो टेक्नोलॉजी का रोल जो है इज़ बिकमिंग वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमारे यहाँ पर जो गवर्नमेंट जिस तरह से जो डिजिटल प्लेटफॉर्म, जो डिजिटल जो इंफ्रास्ट्रक्चर कर रही है, प्लेटफॉर्म क्रिएट कर रही है डिफरेंट लेवल पे, चाहे वो पेमेंट की बात हो, चाहे वो जो इवन मार्केट की बात हो, चाहे वो जो है इवन एजुकेशन की बात हो या हेल्थ की बात हो, तो ये डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ये बहुत ही की है। हम देखें वहाँ अभी कई तरह के इन्होंने जो कई तरह के ऐप शुरू किए हैं, कई तरह के डिजिटल प्लेटफॉर्म शुरू किए हैं, कौटिल्य, ई चाणक्य, ई मनु, ई आचार्य, ई गुरु, मतलब इस तरह के वो जो डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें हम ऐड ऑन कर सकते हैं स्टार्टअप्स, क्योंकि काफी स्टार्टअप्स हैं जो कि यूनिकॉर्न है। बेसिकली ये सब चीजें जो है आपको वो जो स्किल के लिए कर रहे हैं, जैसे वो जो आचार्य वाला स्कूल के लेवल की है, तो गुरु वाला जो है स्किल सेट के लिए। तो बेसिकली आपका जो गैप्स बहुत सारा है, गैप्स को फिल कैसे करें, क्योंकि लोग डिफरेंट लेवल पे हैं, डिफरेंट कैपेबिलिटीज है, तो उसके लिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और इस तरह के प्लेटफॉर्म जो है ये बहुत ही यूजफुल है। ये बेसिकली जहाँ जहाँ गैप है उस गैप को फिल किया जा रहा है। इवन हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी डिस्कशन हुआ, तो ये जो वैद्य की बात हो रही है, इस तरह से जो कौटिल्य वाली बात जो है वो बेसिकली दूसरी है, मनु वाली जो लिटिगेशन की उसकी बात है, सारा डिजिटलाइजेशन ऑफ डिफरेंट जो अपना डॉक्यूमेंट्स वगैरह हो रहे हैं, ये सारा का सारा इतना बिग वे में चल रहा है जो कि इमेंस अपॉर्चुनिटीज ओपन कर देता है। तो हमारे यंग जो लोग हैं, जो बेसिकली यूथ है, वो बहुत ही काफ़ी फर्टाइल है, उसको अगर आप थोड़ा सा इस तरह से अगर किस तरह का सपोर्ट मिल जाए तो काफ़ी फ्लरिश कर सकता है। तो मुझको लगता है यहाँ पर जैसे गवर्नमेंट ने स्पेस सेक्टर को भी ओपन किया, इस तरह से और सेक्टर भी धीरे धीरे ओपन करते जा रहे हैं, और इस तरह से जहाँ पब्लिक सपोर्ट प्रोवाइड की जा सकती है कि जो कि बेसिक है, तो जो एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्किल के पॉइंट ऑफ व्यू से, इवन फाइनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, और बेसिकली एसएमईज के लिए भी कई तरह की हर्डल्स आती हैं, आपके डॉक्यूमेंट सबमिट करना है या कई तरह के जो फाइनेंस रेज करना है, तो वहाँ पर भी जो है जो गवर्नमेंट जो सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है वो काफ़ी ज़्यादा है। हालांकि उसमें कई डिफिकल्टीज हैं अभी भी जो है ईज ऑफ बिजनेस के अंदर हम देखते हैं, हालांकि काफ़ी डॉक्यूमेंट्स और वो जो है लॉ रेगुलेशंस कम करने के बावजूद भी अभी भी काफ़ी हैं, मगर वो जो एक एफर्ट्स हो रहा है, एफर्ट्स डेफिनेटली जो काबिल तारीफ है, उसको इसको और बढ़ाने की जरूरत है। और जैसे जैसे एक बड़ा पॉजिटिव है इस गवर्नमेंट के केस के अंदर, बड़ा प्रैग्मेटिक है कि दे आर नॉट, ये एक इंटरेस्टेड नहीं है कि फिलॉसफी है, क्योंकि हमारी फिलॉसफी आइडियोलॉजी क्या है हमारा, वो बेसिकली जो चीज़ भी कंट्री के लिए इंटरेस्टेड है, लोगों के लिए इंटरेस्टेड है, वो उसको करेंगे, चाहे वो कैपिटलिस्टिक मॉडल हो, चाहे वो सोशलिस्ट मॉडल हो। तो इस तरह का एक जो प्रैग्मेटिक अप्रोच जो गवर्नमेंट की बड़ी वो है, और साथ में वो बड़े ओपन है, अपने जो डिफरेंट इंडस्ट्रीज के लोगों से ही बात कर रहे हैं, डिफरेंट लोगों से ही बात कर रहे हैं, बात करके वो देख रहे हैं उनकी समस्याएं क्या हैं, उस समस्याओं को कैसे दूर करें। तो वो मुझको लगता है इस ओपननेस के साथ साथ जो है ना, और ये इस तरह से जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जा रहा है, और जो लोगों की एस्पिरेशन को देख करके किस तरह से उसको फुलफिल किया जाए, उसमें गवर्नमेंट का रोल काफ़ी अच्छा है। जी, तो मैं प्रोफेसर शायद कंक्लूडिंग रिमार्क पर आऊँ, उससे पहले इतना सब कुछ हो रहा है और हम जो बात कर रहे हैं उससे बहुत एक तरह से पॉजिटिव आउटकम्स हमको नज़र आ रहे हैं, बावजूद उसके भी कोई चैलेंज है? जो आपने क्वेश्चन पूछा था अभी मेरे कलीग से कि यूथ, हाँ, हमारा दुनिया में इस वक्त 16 से 24 साल के एज ग्रुप में 1.2 बिलियन लोग हैं, हाँ, जिनमें से 356 मिलियन यूथ जो है वो इंडिया में रहता है। इसका मतलब है कि अब लगभग 30% दुनिया का यूथ इस वक्त इंडिया में है, जो कि 16 से 24 साल की उम्र में है। वो हमारे लिए एक डेमोग्राफिक डिविडेंड भी है, और अगर उसको हम प्रॉपरली चैनलाइज नहीं करते हैं तो वो डेमोग्राफिक लॉस भी है, डिविडेंड लॉस। तो उनको अगर हम 5 ट्रिलियन नहीं, मैं कहता हूँ 10 ट्रिलियन जी, आप अगर हमारे ये जो यूथ है जी, उसको हम सही उनके पोटेंशियल को यूटिलाइज करें, जो कि सरकार के सामने एक अपॉर्चुनिटी भी है और चैलेंज भी है, हाँ, कि उनको सही डायरेक्शन देना।
क्योंकि जो आपने क्वेश्चन पूछा था अभी ब्रेन ड्रेन से रिगार्डिंग, ये हमारा डेमोक्रेटिक कंट्री है, मार्केट बेस्ड इकोनॉमी है। हमारे यहाँ अपॉर्चुनिटी होंगी तो ब्रेन ड्रेन होगा ही नहीं, अगर अपॉर्चुनिटी नहीं होंगी तो लोगों को रोका नहीं जा सकता, ऐसा नहीं हो सकता। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, लेकिन हमारे सामने ये जो 356 मिलियन यूथ जो कि 16 से 24 साल के बीच उम्र में हैं, उनको लेबर फोर्स में इफ़ेक्टिवली लाना, और ख़ास तौर से एक बात जो अभी तक हमारी डिस्कशन में शामिल नहीं हुई कि फीमेल लेबर को जेंडर, क्योंकि हमारे यहाँ अगर हम चाइना से कंपेयर करें तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन फीमेल का 70% है और हमारे यहाँ 24% है। तो हमारे यहाँ जो लेबर फोर्स का पार्टिसिपेशन है उसको बढ़ाना होगा। तो हमें साथ साथ जो एजुकेशन पे एक्सपेंडिचर करना है, हेल्थ पे एक्सपेंडिचर करना है, उसको जेंडर ब्लाइंड नहीं रखना है, उसको जेंडर सेंसिटिव, उसको जेंडर सेंसिटाइज करना है। हमें फीमेल लेबर को इफ़ेक्टिवली इम्प्लीमेंट करना है तो हम अपने ग्रोथ रेट को डबल कर सकें, ट्रिपल कर सकें। उसमें फीमेल का रोल काफ़ी अहम है और आने वाली हमारे कई डिकेड्स में एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है जो हमारे लिए ज़रूरी है। और इसके लिए हमें चाहे वो इंस्टीट्यूशन, स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग की ज़रूरत है, फीमेल का किस तरह से हम इफ़ेक्टिव पार्टिसिपेशन ला सके, चाहे वो गवर्नेंस हो, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर हो, चाहे डिफरेंट सेक्टर, क्योंकि हमारे यहाँ फीमेल अर्बन सेक्टर में भी बहुत कम पार्टिसिपेशन है उनका और रूरल सेक्टर में भी बहुत कम पार्टिसिपेशन है। हमारा उतना मेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन में हमारा उतना गैप नहीं है, फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन में बहुत ज़्यादा गैप है, जो कि हम ये भी एक क्या कहेंगे मिसिंग अपॉर्चुनिटीज़ हैं ग्रोथ की। तो मुझे लगता है कि सरकार को इस पे ध्यान देके हम अपने ग्रोथ रेट को यूथ एंड फीमेल इस पे मेरे ख्याल से स्पेशल एम्फेसिस करना चाहिए। जी जी, चलिए हमने तो कोशिश की है इक्वल रखने की, 2:2 का रेशो हमने रखा है आज। कंक्लूडिंग रिमार्क में अर्पिता मैम आप इससे चाहती हूँ कि हाउ विल यू कंक्लूड दिस, जो हमारी पूरी बातचीत हुई है और जो एक विजन है और उस विजन में बहुत सारे फैक्टर्स भी हम काउंट कर रहे हैं और इट इज़ नॉट ओनली विजन, इसको ये एक अचीवेबल जो विजन है वो हमें कहना चाहिए। कैसे कंक्लूड करेंगे आप? देखिए, ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, जिसमें स्टेट्स का काफ़ी सारा इम्पॉर्टेंट रिफॉर्म मेजर्स स्टेट के हाथ में है। चाहे आप जेंडर बोले, लेबर बोले, एग्रीकल्चर बोले, सब्जेक्ट मैटर स्टेट का है। अभी जब हमको ग्रो करना है, हमें सेकेंड जनरेशन रिफॉर्म्स को लाना है, चाहे वो ऑक्यूपेशनल कोड्स की इम्प्लीमेंटेशन बोलिए या एग्रीकल्चरल की इम्प्लीमेंटेशन। जो हमें अब जाना है आगे तो बहुत कोलैबोरेटिव अप्रोच में ब्रिंगिंग ऑल दी स्टेक होल्डर्स टुगेदर, जो मल्टी स्टेक होल्डर प्लेटफॉर्म टाइप का होता है, लोगों से बातचीत करके, मगर इतने दिन बातचीत ही ना करते रह जाए कि कोई काम नहीं हुआ, बातचीत करके काम करके इसको आगे ले जाना है। तो एक है कि जो अनफिनिश्ड रिफॉर्म एजेंडा है उसको फिनिश करना है। सेकेंड पॉइंट जो आपने रेज की वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो स्टार्टअप्स है, एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स है, इसको स्केलिंग अप करना है। स्टार्टअप ही स्टार्टअप बनते रह गए तो उसमें कोई फायदा नहीं है, यूनिकॉर्न्स बनाने हैं। थर्ड इज दैट हमें ग्लोबल में अपना शेयर बढ़ाना है। आज इतने हमारे ग्रोथ है, सब कुछ अच्छा है, मगर वर्ल्ड ट्रेड, अगर आप गुड्स का ट्रेड देखिए, शेयर वही 2% में अटक गया है, उसको आपको 4 या 5% में ले जाना है। तो ये जो चीजें हैं, बाकी तो को पैनलिस्ट ने सब कुछ कवर किया है। आई थिंक we will do excellent if we do look at it. श्योरली। और इसी नोट के साथ हम इस प्रोग्राम को आज यहीं पर ख़त्म कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर शाही जी, बहुत शुक्रिया प्रोफेसर कौल, और अर्पिता मैम आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस ख़ास कार्यक्रम में, इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। तो हमारी आज की ये ख़ास पेशकश में फ़िलहाल इतना ही। आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा, आप अपनी राय हम तक जाहिर कर सकते हैं। हमारा ईमेल का पता है ddurduspecials@gmail.com। इसी के साथ हमारी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। आदाब।